नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते नई दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उनके इस दौरे से पहले रशिया के साइबेरिया से आई एक रिपोर्ट ने ग्लोबल टेक रेस में एक नया ट्विस्ट पैदा कर दिया है। और अगर ये डेवलपमेंट्स आगे बढ़ती हैं, तो इसका असर स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट्स तक सब पर पड़ सकता है, क्योंकि मामला दुनिया के एक सबसे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स और चाइना की जो दशकों पुरानी डोमिनेंस से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग यी आपके 22 और 23 जून को वो नई दिल्ली में हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल साहब से मिलेंगे। तो एक आम आदमी को लग सकता है कि ये सिर्फ एक रेगुलर बायलैटरल मीटिंग है या फिर आपका बॉर्डर डिसएंगेजमेंट की बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कुछ दिनों में सामने आई रिपोर्ट्स ने बीजिंग की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, रॉयटर्स द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच साइबेरिया के तोमतर प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सबसे बड़े जो अनडेवलप्ड रेयर अर्थ रिजर्व्स में से एक माना जाता है। तो चाइना के लिए यह डेवलपमेंट एक बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज जरूर खड़ा कर सकता है। और आज इस वीडियो में दोस्तों, मैं इन तीनों देशों के जो इस कॉम्प्लेक्स जो शतरंज के खेल को समझाने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे और वीडियो को जरूर लाइक करें। इस बीच पहले ग्राउंड रियलिटी दोस्तों समझते हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी भी आपकी सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस डिफेंस सिस्टम्स बनते हैं, उनके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स सबसे जरूरी है। और इस मार्केट पर चाइना का कम से कम आपका 70% से ज्यादा डोमिनेंस है। तो अगर चाइना सप्लाई चेन्स को रेस्ट्रिक्ट करे तो ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में बड़ा डिस्ट्रप्शन आ सकता है। तो इसी वल्नरेबिलिटी को खत्म करने की कोशिश भारत कई सालों से वो कर रहा है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ भारत और चाइना नहीं है, अभी रूस भी अपनी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को दोबारा वो लिख रहा है। अभी यूक्रेन वॉर अभी शुरू हो चुका है। अभी 4 साल, मतलब कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा ये खींच चुका है। तो इसीलिए रशिया जो है नए पार्टनर्स और नए मार्केट्स की तलाश में भी है, और भारत उसके लिए एक अभी न्यूट्रल ऑप्शन बनकर वो उभर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत रॉ मटेरियल्स से लेकर आपके जो एडवांस टेक्नोलॉजीज तक एक पूरी इकोसिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है? इसका जो जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, इतिहास बताता है कि जब किसी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पर किसी देश का बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, तो उसका जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी बढ़ जाता है। देखिए, साल 2010 में एक डिस्प्यूट के बाद क्या किया था, चाइना ने जापान के जो होने वाले रेयर अर्थ सप्लाई को उसने रोक दी थी। एक मामूली सा डिस्प्यूट था, कुछ नहीं था। चाइनीज मछुआरों का एक शिप जापानीज वाटर्स में चला गया था और उस शिप के कैप्टन को जापान ने गिरफ्तार कर लिया था। इसको एक बड़ा इशू करके खड़ा करके चाइना ने उस पर रोक लगा दी। चाइना के कुछ और बिजनेस स्ट्रेटेजी के लिए उसने ये करा था। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि जापानीज जो टेक सेक्टर को बिल्कुल वो हिला के रख दिया था। तो वैसे ही जैसे आपके 1970 के दशक में ये ओपेक का ऑयल क्राइसिस में तेल को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था, याद है आपको? उसके बाद तो ये जो पूरा ये आपका पेट्रो डॉलर का सारा जो सिचुएशन शुरू हुआ ना। तो इसी सप्लाई चेन रिस्क को बाईपास करने की स्ट्रेटेजी पर अभी भारत काम कर रहा है। देखिए, अब दोनों डेवलपमेंट्स को हम अगर एक साथ देखेंगे, तो एक तरफ क्या है, आपके पेरिस में भारत अपनी एआई और डीप टेक इकोसिस्टम शोकेस कर रहा है।
जहां हमें जो क्या बोलते हैं हम उसको ऑफिशियल एआई पार्टनर बनाया गया है। और दूसरी तरफ साइबेरिया के तोमतर प्रोजेक्ट को लेकर रशिया के साथ अभी डिस्कशंस चल रही है और एडवांस स्टेज तक को पहुंच चुकी है। लेकिन इसको कामयाब बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसेसिंग गैप को हमें समझना होगा। देखिए, भारत के पास रिजर्व्स तो हैं, लेकिन उन्हें रिफाइन करने और आपके एडवांस जो परमानेंट मैग्नेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी में हम अभी भी पीछे हैं। अभी पहले पिछले 1-2 दिन की ही बात है। आपने अगर गौर किया होगा कि जापान के जो रेयर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमें अभी भारत में बिठाया जाएगा और यहाँ पे हम मैग्नेट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजों में हमारी बातचीत चल रही है। वैसे ही रशिया के साथ चल रही है बातचीत। तो इसी गैप को फिल करने के लिए एक रास्ता अभी मिल गया ना हमें। तो चाइना लंबे समय से रशियन जो मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स का एक बड़ा बायर रहा है, लेकिन अभी मॉस्को बीजिंग पर अपनी जो पूरी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस वो नहीं रखना चाहता है, वो उसको कम करना चाहता है। तो भारत को एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट के रूप में अभी देख रहा है मॉस्को। तो और शायद इसी वजह से जब वांग ही अभी दिल्ली में अजीत डोभाल के सामने बैठेंगे तो टेबल पर सिर्फ बॉर्डर पेट्रोलिंग का मुद्दा अभी नहीं होगा। असली मुद्दा होगा बदलते हुए आपके पावर बैलेंस और सप्लाई चेन्स पर आने वाले जो लॉन्ग टर्म प्रेशर्स पर। देखिए, भारत हर किसी के साथ रिश्ता बना के रखता है और लेकिन अपनी सॉवरेनिटी वो सही रखता है। तो हमारा नीति चाइना जैसे नहीं है कि भाई हम मोनोपोलाइज करेंगे, ट्रेड को वेपनाइज करेंगे, वो नहीं है। तो दोस्तों, कहानी बिल्कुल साफ है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जियोपॉलिटिक्स में ना कोई पक्का दोस्त है ना कोई पक्का दुश्मन है। अगर यहाँ सिर्फ हमारे नेशनल इंटरेस्ट चलता है तो रशिया नए मार्केट्स ढूंढ रहा है, चाइना अपनी स्ट्रेटेजिक लेवरेज को बचाने की कोशिश कर रहा है और भारत पहली बार रॉ मटेरियल से लेकर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर टोमटर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो 2030 के बाद दुनिया के स्मार्टफोन्स, फिर ईवी और मिसाइल सप्लाई चेन्स में एक नया नाम उभर कर आएगा, वो है भारत। और शायद इसी वजह से वांग यी की दिल्ली यात्रा को बीजिंग में इतनी गौर से देखा जा रहा है। अब सवाल यह है, क्या अगले 10 साल में रेयर अर्थ वही रोल निभाएंगे जो पिछले सदी में तेल ने निभाया था? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारत इस नए रेस में विनर बनकर उभर सकता है? अपने जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।